प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग न्यासधारता परिषद की चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद का विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम इसके चौथे प्रमुख अंग न्यासधारता परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं, उसका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। हालांकि वर्तमान में इस अंग के पास लगभग कोई भी कार्य शेष नहीं बचा है, फिर भी अकादमिक दृष्टिकोण से हमें यूएनओ के इस अंग के बारे में ज्ञान होना अपेक्षित है। आइए हम इस अंग अर्थात ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासधारता परिषद के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ट्रस्टीशिप काउंसिल अर्थात न्यासधारता परिषद की संरचना के बारे में जानते हैं। आप सभी को मालूम है, चार्टर के अनुच्छेद 86 के अनुसार इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है वो हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। पहला, वे सदस्य जो न्यास क्षेत्रों का प्रशासन कर रहे हों, अर्थात यूएनओ के द्वारा जिन सदस्य देशों को इन क्षेत्रों का, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्षेत्र आज़ाद हुए थे, जो देश आज़ाद हुए थे, लेकिन उन देशों की जो सिस्टम है जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो उन देशों को ट्रेन करने के लिए, उनको उनके अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए एक प्रकार के एक गार्जियनशिप दी जाती थी। तो उसमें वे देश, सदस्य देश शामिल होते थे जो न्यास क्षेत्रों का प्रशासन कर रहे हों, जिनको उनका गार्जियन बनाया गया था। दूसरा, सुरक्षा परिषद के वे स्थायी सदस्य जो न्यास क्षेत्रों का प्रशासन नहीं कर रहे थे, वो भी शामिल थे इसमें। और तीसरे, इसके अतिरिक्त महासभा के उतने सदस्यों का 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन, जिससे न्यास क्षेत्रों के प्रशासन करने वाले सदस्यों तथा प्रशासन ना करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर हो। अर्थात पहले और दूसरे पॉइंट के जो सदस्य हैं उनके बराबर सदस्य संख्या की निर्वाचन महासभा के द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर के ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो पूरी सदस्य संख्या गठित होती थी। अमेरिका प्रशासन करने वालों की हैसियत से तथा चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के सदस्य होने के नाते इसके सदस्य रहे। तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो संरचना है उसमें किस प्रकार इसकी गठन होता है इसका। इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो न्यास क्षेत्रों का प्रशासन करने वाले सदस्य, एक सुरक्षा परिषद के वे स्थायी देश जो प्रशासन नहीं कर रहे हैं, एक इन दोनों की संख्या के बराबर महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित। और ये सारे प्रावधान चार्टर के अनुच्छेद 86 के अनुसार वर्णित हैं। अब हम ट्रस्टीशिप काउंसिल की मतदान प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसका प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार ये मतदान की प्रक्रिया इसमें संचालित होती है। तो ये प्रावधान दिया है चार्टर के अनुच्छेद 89 के अनुसार। इसके अनुसार न्यासधारता परिषद अर्थात ट्रस्टीशिप काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को केवल 1 मत देने का अधिकार होता है। इसमें वीटो पावर नहीं है किसी स्थायी देश को। इसमें जो इसका मेंबर है उसको 1 वोट देने का अधिकार होता है। इसके निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसके आधार पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। किसी भी सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं होता। अर्थात सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार स्थायी देशों को महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय के लिए वीटो पावर प्राप्त होती है, निषेधाधिकार होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल में, न्यासधारता परिषद में इस प्रकार का वीटो पावर किसी भी स्थायी देश या सदस्य को प्राप्त नहीं होता है। समस्त निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल में मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार की है और किस प्रकार उसमें निर्णय लिए जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है न्यासधारता परिषद के कार्य व शक्तियाँ, अर्थात ये किस प्रकार कार्य करती है, क्या क्या इसकी शक्तियाँ हैं, हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। न्यासधारता परिषद महासभा के अधीन रहकर अपने कार्यों को संपादित करती है। अब हम उसकी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 87 का मतलब पहला भाग के अनुसार यह प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। पहली बात तो है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसकी जो रिपोर्ट होती है उस पर न्यासधारता परिषद विचार करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो होता है, वो प्रशासक जिसको कि संरक्षक बनाया हुआ होता है
और जो उसकी रिपोर्ट बना करके ट्रस्टीशिप काउंसिल में प्रस्तुत करता है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा कार्य, चार्टर के अनुच्छेद 87 का बी मतलब दूसरा भाग जो है उसके अनुसार यह याचिका स्वीकार कर सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी के परामर्श से उसका परीक्षण कर सकती है। संबंधित जो क्षेत्र है उसके लोग अपनी अपील कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई उनकी समस्या हो सकती है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और उस समस्या पर विचार विमर्श के लिए जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी है, उससे सलाह मशवरा करके और उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद वोटिंग के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तीसरा जो इसका कार्य है वो है चार्टर के अनुच्छेद 87 का सी तीसरा भाग, उसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के साथ समझौते पर यह समय समय पर लोगों को न्यास क्षेत्रों के निरीक्षण हेतु भेज सकती है। अर्थात समय समय पर वो जो न्यास क्षेत्र हैं जिनको ट्रस्टीशिप काउंसिल के संरक्षकों के अधीन दिया हुआ है उनका निरीक्षण करने के लिए टीम जा सकती है, ये देखने के लिए कि इस क्षेत्र का या अमुक क्षेत्र का कितना विकास हुआ है और जो गार्जियंस हैं वो सही तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और उस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस सारी बात के निरीक्षण के लिए समय समय पर न्यास परिषद एक टीम भेजती है इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए। यह अनुच्छेद 87 का सी तीसरा पार्ट। अगला जिसका कार्य और शक्ति है वो है चार्टर के अनुच्छेद 87 का डी अर्थात चौथा भाग। उसके अनुसार न्यास समझौते के अनुसार उपयुक्त तथा अन्य कार्रवाई कर सकती है। जो न्यास जो एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार पर और कुछ भी कार्रवाई है उससे संबंधित उसको वो कर सकती है। अगला कार्य शक्ति है चार्टर के अनुच्छेद 88 के अनुसार न्यासधारता परिषद न्यास क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान के लिए प्रश्नावली तैयार करेगी। आप समझ गए, मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन में क्या होता है या निरीक्षण में क्या होता है कि न्यास क्षेत्र का जो है किस तरीके से विकास हो रहा है। क्योंकि वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्र रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वो आज़ाद हुए तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षित कर सकें, उनका पालन कर सकें। इसलिए उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए किन किन क्षेत्रों में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए ये गार्जियंस हैं वो उसको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन वो कितने इस क्षेत्र में शिक्षित हुए, इसके इंस्पेक्शन के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चनर तैयार करती है और वहाँ लोगों से उस भरवाती है, फिर देखती है उसके आधार पर कि इन क्षेत्रों का कितना विकास हुआ है, कितना उत्थान हुआ है तथा न्यास क्षेत्र प्रशासन करने की सत्ता उक्त प्रश्नावली के आधार पर महासभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और जो प्रश्नावली के जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो रिजल्ट निकलते हैं, उसको वो जनरल असेंबली के सामने प्रस्तुत करती है जिससे कि आगे की कार्रवाई उस क्षेत्रों के संबंध में की जा सके। अगला जो कार्य शक्ति है वो है चार्टर के अनुच्छेद 91 के अनुसार न्यासधारता परिषद आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा विशिष्ट एजेंसियों से उससे संबंधित कार्यों में सहायता प्राप्त कर सकती है। अर्थात न्यास परिषद इन क्षेत्रों को, न्यास क्षेत्रों के विकास के लिए यदि उसे आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो कि यूएनओ का एक प्रमुख अंग है जिसकी चर्चा पिछले लेक्चर में मैंने की थी, और उस जो विशिष्ट एजेंसियां हैं यूएनओ की, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनकी यदि उनको मदद चाहिए तो न्यास परिषद उनसे मदद प्राप्त कर सकती है। क्योंकि उद्देश्य यही है कि येन केन प्रकारेण इन न्यास क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो सके और इतना विकास हो जाए कि वो अपने क्षेत्र का प्रशासन स्वयं संभाल सकें और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर सरकार का संचालन कर सकें और वैश्विक शांति के निर्माण में आगे चल के वो सहयोग कर सकें। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, न्यास क्षेत्रों का विकास करने के लिए न्यासधारता परिषद का गठन किया गया। आपको पता होगा कि इससे पहले जो पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस, उस लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ में इसी प्रकार की कुछ प्रणाली थी, उसको कहते थे मैंडेट प्रणाली। लेकिन उसका नाम बदल के और कार्यों में वृद्धि करके इसका नाम कर दिया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासधारता परिषद। और इसमें इसका मूल दायित्व यही था कि जो प्रशासक हैं, जो गार्जियन हैं, जिनके नियंत्रण में ये न्यास क्षेत्रों को दिया गया था, उनका ये नैतिक दायित्व बन गया कि वो इन क्षेत्रों का विकास करें। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में उनको ट्रेन कर सकें कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित सरकार किस प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार वहाँ का आर्थिक विकास हो,
क्योंकि जब तक स्थायित्व नहीं होगा सरकारी सिस्टम में, राज की व्यवस्था में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते थे। इसलिए वहाँ संतुलन बना रहे, वहाँ शांति बनी रहे और वैश्विक शांति में वो अपना सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। इस दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, इन न्यास क्षेत्रों को अर्थात पिछड़े क्षेत्रों को उनको विकसित करने के लिए, उनको मुख्य धारा में, वैश्विक मुख्य धारा में, प्रजातांत्रिक मूल्यों की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये इस परिषद का गठन किया गया था और इसको ये कार्य सौंपे गए थे। अब हम न्यास धारता परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि यही एक ऐसा वो अंग है जिसने 1945 में गठन के बाद से अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन लगभग पूरा कर लिया है। अब वर्तमान में न्यास परिषद के पास शून्य कार्य बचा है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यास धारता परिषद ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात अर्थात 24 अक्टूबर 1945 के बाद न्यास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही थी। यह न्यास धारता परिषद की कार्यकुशलता का, उसकी एफिशिएंसी का ही परिणाम था। न्यास धारता परिषद का कार्य शीघ्रता से कम होता जा रहा है। कदाचित अब इसके पास शून्य कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में यही एक प्रमुख अंग है जिसने अपना कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। ये बड़ी एक अच्छी बात है। इसने लगभग सभी न्यास क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। लियोनार्ड के अनुसार 1966 के अंत तक लगभग सभी उपनिवेशों के लोगों ने स्वतंत्रता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। मौलिक 11 न्यास क्षेत्रों में स्वायत्त शासन को प्राप्ति के कार्यों में अपने मौलिक कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। मूल रूप से 11 न्यास क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, उनमें न्यास धारता परिषद ने अपने कार्यों को पूरा कर लिया, अर्थात ये क्षेत्र पूरी तरह से विकसित हो गए हैं और अब यूएनओ के सदस्य बन चुके हैं। न्यास प्रणाली में 11 न्यास क्षेत्र रखे गए थे। ट्रस्टीशिप जो एरिया थे वो 11 रखे गए थे। सामरिक महत्व के न्यास क्षेत्र का पर्यवेक्षण सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता था। अतः इसके विषय में न्यास परिषद सुरक्षा परिषद को वार्षिक रिपोर्ट भी भेजती थी। इस प्रकार न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। पलाई एक क्षेत्र था, न्यास क्षेत्र, उसके स्वतंत्र होने के तथा उसे न्यास क्षेत्र के समाप्त होने पर परिषद के पास अब कोई कार्य शेष नहीं बचा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यास परिषद एकमात्र वो अंग है जिसने अब सौंपे गए अपने समस्त कार्यों का दायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक समाप्त कर लिया है। वर्तमान में न्यास परिषद के पास अब कोई कार्य शेष नहीं बचा है, क्योंकि सारे न्यास क्षेत्र लगभग स्वतंत्र हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के काबिल हो चुके हैं और यूएनओ के सदस्य बन चुके हैं। आशा है, हालांकि ये विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन BA थर्ड ईयर के परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न थोड़े कम आते हैं। लेकिन चूंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और हम यूएनओ का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हमें यूएनओ का विस्तार से ज्ञान होना चाहिए और उस क्रम में यूएनओ के गठन से लेकर के और पूरे चार्टर के जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका मैं अध्ययन कराना चाहूँगा, जिससे कि यूएनओ के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अनभिज्ञ ना रहें। यदि न्यास धारता परिषद के बारे में आज आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, कोई पूछता है, कोई जिज्ञासा किसी की होती है, तो मैं समझता हूँ आप कुशलतापूर्वक उसका जवाब दे सकते हैं। आशा है आपको विषय स्पष्ट हुआ होगा। आगे हम अगले वाले चैप्टर को पढ़ेंगे।